तो जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। जैसे मैंने पहले बोला, एकदम इजी, सिंपल, साधारण, छोटा सा चैप्टर है। शायद 1 या 2 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहे सीबीएसई के हो या चाहे एसएससी के हो, फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में पूरा चैप्टर विथ इट्स कंटेंट एवरीथिंग इज सेम। और कुछ इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है इस चैप्टर में, जिसके लिए बहुत ही क्वाइट अ फेमस बोल सकते हो। मेरे कुछ एग्जांपल्स हैं मैं जो सेट करता हूँ इस चैप्टर में, वो आपको पढ़ने मिलेंगे आज। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि कोई तो आप एक बेहतरीन सी चीज़ आज पढ़ने जा रहे हो, सो बी एक्साइटेड। और आपके लिए आपके साइंस का, रादर केमिस्ट्री का, ये पहला चैप्टर होने जा रहा है, राइट। ऐसे आपके स्कूलों में अगर आपको कोई साइंस का चैप्टर पहले से पढ़ा दिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी आपको आज पढ़ने मिलेगा। बाकी ये चैप्टर किसी और के स्कूल में पहले अभी तक, मतलब जितना टाइम अभी आपके स्कूल शुरू हो चुका है, जो भी जिसकी हुई है एटलीस्ट उसकी, ये चैप्टर पढ़ा के किसी का हुआ है क्या, या स्टार्ट किया है किसी ने? अच्छा, हाँ जी, क्या? ग्रेविटेशन नहीं, इस की बात करो, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस पढ़ा है किसी के स्कूल में? नहीं पढ़ा है, सो इट इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। ऐसा भी नहीं कि पहले आपको कुछ कंटेंट पता होगा, ठीक है। तो सुनो फिर, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस सबसे शुरू में मैंने जैसे पहले बताया कुछ देर पहले कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिएक्शंस को बैलेंस करना। फिर वही बात बता रहा हूँ कि ये पहली बार तो नहीं है कि आप ज़िंदगी में पहली बार आप केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हो। आपको ऑलरेडी पता है कि केमिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ होती है। आपके क्लास 7, 8, 9 में आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई है। अरे यस और नो? अब हमें पढ़ना इसे बैलेंस कैसे किया जा सकता है, ठीक है। देयर इज सम प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप एक तरीका है जिसकी मदद से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। अब एग्जैक्टली कैसे करना ये तो हम एग्जाम्पल के सारे बोर्ड के ऊपर हमारे सीखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कोई जानता है क्या कि एग्जैक्टली केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना होता है? बैलेंस करना कैसे वो मैं पढ़ा दूंगा। माय क्वेश्चन इज कि बैलेंस करना क्यों होता है, ये चीज़ करनी क्यों है? इसका कोई आंसर दे सकता है क्या? अच्छा वो भी छोड़ो, चलो जाने दो। कितने लोग यहाँ पे बैठे जिनको पता है केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ होती है? मतलब पता ही नहीं किसी को केमिकल इक्वेशंस तो पता है कि नहीं पता है? मतलब मेरे को इतना, मैं यही चेक करना चाहता हूँ मुझे पढ़ाने का कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा केमिकल इक्वेशन ही नहीं पता, बैलेंस की बात तो बहुत दूर रह गई। केमिकल इक्वेशन पता है क्या चीज़ होती है? अरे यस और नो? ज़्यादा नहीं आ रहा है, मेरे को लग रहा है नहीं पता आप लोग को, ठीक है बताता हूँ। केमिकल फार्मूलाज तो समझते हो कि नहीं समझते हो? कुछ चीज़ों के नाम तो पता होंगे, जैसे HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, O2 बोले तो ऑक्सीजन, H2O बोले तो पानी। ऐसा बेसिक बेसिक तो पता है कि नहीं पता है? अरे यस और नो? क्योंकि ओवरऑल केमिस्ट्री की ही बात की जाए तो ये तो बेसिस है भैया। और केमिकल इक्वेशन तो हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक चीज़ें तो मालूम होनी चाहिए। तो कलेक्टिवली मैं आप सबको, ठीक है, थोड़ा बेसिक से ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। शायद आपका उतना स्ट्रांग बेसिस अभी नहीं है। हाँ चल आणखी बाळा पाठ्यपुस्तकान कधी सांगतोय? हाँ फोन। अब देखो, मैंने आपको बोला कि मेरे पास 2 लीटर दूध है। क्या है बच्चा? 2 लीटर दूध है, ठीक है। मिल्क कितना है? 2 लीटर्स। एक कैन है, 2 लीटर का कैन भरा हुआ है। उसमें मैंने 1 लीटर पानी मिला दिया। अडल्ट्रेशन? अरे यस और नो?
गंदा काम है लेकिन चलो कर लिया, ठीक है। 2 लीटर दूध में क्या किया, 1 लीटर पानी मिला दिया, दूध की क्वांटिटी बढ़ गई। अब ज्यादा दूध बेचूंगा, ज्यादा पैसा कमाऊंगा। अरे सर नो, लेकिन अडल्ट्रेटेड दूध है ना, क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी तो डिक्रीज हो गई। अब जो मुझे मिलेगा सॉल्यूशन, मिल्क प्लस वाटर बराबर कितना लीटर मिलेगा? अरे पक्की बात। बिल्कुल इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन को भी सोचो। केमिकल रिएक्शन का मूल मतलब ही ये होता है कि किसी मल्टीपल चीज़ों के मिलने से कोई और एक चीज़ बन जाना, कोई और मल्टीपल चीज़ें बन जाना। और ज़रूरी नहीं हमेशा चीज़ें मिले भी, कभी कभी चीज़ें ब्रेकडाउन भी होती है, वो अपन पढ़ेंगे आगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। लेकिन केमिकली चीज़ों का रिएक्ट करना यानी कि 2 चीज़ों का एक साथ जुड़ जाना, एक तरीके का एक साथ मिल जाना। देखो बहुत ही बेसिक स्तर पे, बहुत ही शुरुआती तौर पे इस चीज़ को सोचने की कोशिश करो। बहुत ही बेसिक चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि यार केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन रिएक्शन 2 अलग चीज़ें, वो क्या होती है वो मैं बोर्ड पे आपको समझाता हूँ। पहले एक फील लो, एक समझ बनाओ उस चीज़ के बारे में, एक समझदारी आनी चाहिए उस चीज़ को लेकर। क्या कि सर केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है? सर रिएक्शन तो वो चीज़ है ना जहाँ पे 2 चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल रही है, बहुत बेसिक तौर पे, है ना। आगे पढ़ेंगे सिर्फ मिलना ही रिएक्शन नहीं होता, और भी चीज़ें होती है, लेकिन बेसिक तौर पे कि सर 2 चीज़ें अगर मिल गई तो रिएक्शन हो गई। अरे यस और नो? सर चाय बनानी थी घर पे, चाय बनाने के लिए पानी ले लिया, दूध ले लिया, चाय पत्ती डाल दी, उसके अंदर शक्कर डाल दी, शुगर डाल दिया, और आपका जो भी कुछ अदरक वदरक किसको टेस्ट बढ़ाने की डाल रहे। जो पूरा मिश्रण, जो पूरा वो मिक्सचर बना, उसको अपन ने चाय बोला। अरे यस और नो? तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट था चाय इज द प्रोडक्ट, वेरएज जो मिल्क, चाय पत्ती होगी और वो जो सब, वो तो रॉ मटेरियल, वो सब रिएक्टेंट से बोलते हैं उसको, है ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो उन सब रिएक्टेंट्स के मिलने से कोई प्रोडक्ट बनाना। अरे यस और नो? कुछ तो रिएक्शन हुई। अब हमेशा ही नेचर में ये चीज देखी गई है। ढूंढ भाई, ढूंढ के ला, यश को बोल, हिरल को कॉल मिला लेकिन निकाल। कैसे नहीं मिलेगी, इतनी सारी बुक्स रखी है, एक की 4 कॉपी है। आप यहाँ पे ध्यान दो। हाँ, तो नेचर में, देश दुनिया में ये चीज शुरू से देखी गई है कि जब भी चीजों को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो कुछ नया बनता है। ओके, चलो बेसिक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, है ना। थोड़ा केमिकल हिसाब से बात करते हैं अभी, थोड़ी चाय वाय से थोड़ा हटके। बहुत हो गया चाय वाय, दूध पानी वानी, ठीक। बेटा एक साधारण सी रिएक्शन को समझते हैं कि सर हमारे पास अगर 2 हाइड्रोजन है जिसको हम H2 बोलते हैं। अरे यस और नो? करें अभी रिएक्शन की बात करें थोड़ी थोड़ी। कब तक चाय पे रहेंगे? हाँ, कब तक चाय पे रहेंगे? और ऐसे ऑक्सीजन लगा दिया। हालांकि ऐसा ऑक्सीजन लगाया नहीं जाता है, मैं आपको आगे समझाता हूँ क्यों। ऐसे ऑक्सीजन को नेसेंट ओ बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात, नेसेंट। अकेला ऑक्सीजन कभी स्टेबल नहीं होता, वो उसके डायटोमिक स्टेट में स्टेबल होता है, O2 की फॉर्म में। अकेला वो नहीं होता, हमेशा O2 होता है। चलो वो बात बाद में करते, फिलहाल इतना समझो बेसिक तौर पे ना, बेसिक तौर पे बात कर रहे हैं। H2 प्लस O क्या मिलेगा बेटा? H2O। बोले तो क्या? पानी। हाँ, वाटर, पानी। यस और नो? सर ये H2 बोले तो होता है हाइड्रोजन। क्या चीज है ये? हाइड्रोजन। सर ये O2, ये O बोला तो होता है ऑक्सीजन। क्या चीज है ये? ऑक्सीजन। ये एक ऐसी चीज है जो एक हाईली एक्सप्लोजिव गैस है, सबसे लाइट वेट गैस है, बहुत वोलाटाइल है। इसको स्टोर करना, कैरी करना बहुत सब कुछ मुश्किल होता है हाइड्रोजन को। ओके। और सन जो है, सूरज, आग का गोला जिसमें 13 लाख धरती समा सकती है, इतना बड़ा है वो, है ना। पता है ना इसके बारे में? वही जिसको आप भगवान भी बोलते हो, सूरज देवता। वो मानने ना मानने की बात है, लेकिन है ना सन, सूरज। उसमें ये हाइड्रोजन कंटिन्यूसली हीलियम में कन्वर्ट होता हुआ जलता रहता है।
वहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती रहती है जिसके बदौलत ये हो रहा है कंटिन्यूस, जिस कारण से आग का गोला जल रहा है। द सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अरे यस और नो? वो हाइड्रोजन। आजकल तो धरती पे हम इसको एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल करना सीख चुके हैं, हाइड्रोजन फ्यूल। ठीक है, खैर वो बात अलग है, हमारे गाड़ियों में नहीं डलेगा अभी वो, लेकिन क्रायोजेनिक स्टेट में वगैरह में, रॉकेट में भी हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, चलो वो बात की बात। हाइड्रोजन, किसकी बात की अपन ने? हाइड्रोजन। उसके बगल में कौन बैठा है? इसको प्राण वायु भी बोलते हैं कुछ लोग। द गैस विच इज नेसेसरी टू रिमेन अलाइव। ये ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम में से कोई भी जिंदा रहेगा क्या? अगर थोड़ा सा केमिस्ट्री से बायोलॉजी में अगर मैं शिफ्ट हो जाऊँ और आपको ये बताऊँ कि हमारे बॉडी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको रेस्पिरेशन बोला जाता है, रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेना नहीं होता, रेस्पिरेशन एनर्जी बनाना होता है। सांस लेने वाले प्रोसेस को ब्रीदिंग प्रोसेस बोलते हैं। हमारे बॉडी में बेटा बिना एनर्जी का कुछ भी चलता है क्या? और वो एनर्जी जो होती है, जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बनती है, फॉस्फेट बॉन्ड्स के फॉर्म में बनती है, वो एनर्जी बनाने के लिए ग्लाइकोलिसिस नामक एक प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलिसिस, ईटीसी चेन रिएक्शन, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीएस साइकिल वगैरह वगैरह होता है। वो सब पढ़ेंगे अपन बायो के चैप्टर में। लेकिन उधर इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम है? वो एनर्जी बनाने की प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में ग्लूकोज को सबसे पहले ऑक्सीडाइज किया जाता है। वहाँ पे भी केमिकल, हमारी पूरी बॉडी एक तो केमिकल रिएक्शन पे चल रही है। ठीक है, द होल एंटायर बॉडी वर्क्स ऑन द केमिकल प्रोसेस। ओके, इसीलिए हमारे बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है उसके लिए भी हमारे लिए चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नाम का। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे अपन। तो किसी एक चीज़ को पढ़ने के लिए अपन एक चीज़ से पूरा नहीं पढ़ सकते, अपने को 10 तरीके की चीज़ें पढ़नी तो अपने को एक चीज़ पूरी समझ आएगी। हत्तीचं कान, तोंड, शेपूट, पोट सगळं शिकल्यानंतर अख्खा हत्ती कळणार आहे, होल सिलेबस कळणार आहे। अरे यस और नो? एक चीज़ को जान के पूरी आइडिया आएगी नहीं। हाँ, लेकिन बात समझो, ये ऑक्सीजन, ये वो ऑक्सीजन है जो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाता है। तो ये ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अरे यस और नो? ऐसे ये दो अलग अलग गैसेस, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन, दोनों मिल गए और क्या बना दी? तीसरी चीज बना दी, पानी बना दिया। बे सोचो ना, isn't it amazing? Just think about this. ऐसी दो चीजें नेचर में जो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दोनों के रोल बिल्कुल ही कुछ और है। दोनों की प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, बनावट, स्ट्रक्चर, साइज, प्रेजेंस, एवरीथिंग इज लिटरली वे टू डिफरेंट। बट देन when they both combine, what they form? They form water. What they form? Water. भैया हाइड्रोजन जो सूरज में जल रहा है, हीलियम बन रहा है, तपता गोला बना रहा है, सबसे डेंजर फ्यूल है, सबसे वॉलेटाइल है, स्टोर नहीं किया जा सकता। ये ऑक्सीजन जिसकी वजह से हम जिंदा है, हमारे बॉडी में एनर्जी बन रही है, उसके बगैर धरती पे कोई चीज चलेगी नहीं। ऐसी दो चीजें मिलकर के क्या बनाती है? पानी, H2O। दिस इज ब्यूटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जहां पे चीजें एक दूसरे के साथ मिलने पर कुछ और ही चीज बना देती है। अब उसकी प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक, अपीयरेंस, प्रेजेंस, कलर, स्मेल, टेस्ट, हर चीज इन दोनों से बहुत ज्यादा अलग है। अरे यस और नो? समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। इस चीज को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। और एक प्यारा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? ये एक चीज होती है जिसको सोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर इतना तो पता है कि नहीं पता है? ये एक चीज होती है जिसको क्लोरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये दोनों मिलकर के बनाते हैं NaCl। हाँ जी सर, इतने होशियार है बच्चे, गुड। अब इनकी भी कहानी सुनो। ये सोडियम, ये नालायक, ये हवा में रखो जल जाता है, फट जाता है बम की तरह। पानी में डालो तब भी फट जाता है, आग पकड़ लेता है। हाँ, हवा पानी में। हाँ, इसको रखते केरोसिन के अंदर। कहाँ पे रखते इसको? केरोसिन में, क्योंकि तब वहां पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। इसको जब भी ऑक्सीजन मिल जाएगा, ये
फटता है, बढ़िया आग जलती है। और हालांकि ये कोई बॉम्ब वगैरह नहीं है जलने के लिए, ये एक सॉफ्ट मेटल है। कहानी देखो, केमिकल रिएक्शन, द ब्यूटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट आई वांट यू गाइस टू नो हियर is the beauty of chemical reaction. Just try to understand this thing, how beautiful it is, how nature works, or how this chemical reaction works, how elements or different groups or different compound react with each other to form different things. Just try to understand this thing. What I want to tell you कि एक beautiful चीज़ है भाई, केमिस्ट्री बहुत प्यारी चीज़ है, समझो इसको, और बहुत प्यार से इसको हमने पढ़ा भी है, और उतने ही प्यार से आपके सामने रखने की मैं एक ऑनेस्ट कोशिश भी करूंगा। आप देखो कितना ले पाते हो, ठीक है। यहां से ये सोडियम, ये नालायक में बोला जहां पे डालो फट जाता है, आग पकड़ लेता है, बड़ा ही एक्सप्लोसिव है, सॉफ्ट मेटल है। हालांकि एक मेटल है जो एक नाइफ से कट किया जा सकता है। याद करो यार, मेटल तो ऐसे हार्ड हमने दिमाग में हमारे इमेज बना रखी है हमेशा ही, है ना, लोहे जैसे कड़क, टफ, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, इसको चाकू से काट सकता है, ऐसा मेटल है, सॉफ्ट मेटल है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है ये। ओके, इसके और सगे भाई बहन भी होते, लिथियम, पोटेशियम वगैरह, उनकी बात अभी नहीं करते। ये सोडियम, ऐसा ये सोडियम, ठीक है, इतना डेंजरस। दूसरी जगह पे इसके बगल में बैठा हुआ ये क्लोरीन, क्या बैठा है, क्लोरीन। क्लोरीन ऐसा एक पॉइजनस गैस है, ग्रीन कलर गैस होता है, ठीक है। हिटलर, भाई साहब की कहानी तो याद होगी, एक चेंबर बनाता था हिटलर, उसके अंदर लोगों को डालता था, 100 लोगों को, क्लोरीन गैस छोड़ देता था, ढक्कन बंद कर देता, ऐसे बैठता था, लोग अंदर मर रहे, लोग अंदर, गैस चेंबर बनाता था। अरे मालूम है कि नहीं मालूम है भाई, क्लोरीन गैस डाल के मारता था लोगों को, इसलिए वो हिटलर था। आज उसका नाम एक सिर्फ नाउन नहीं रहा है, वो प्रोनाउन बन चुका है। आज उसके नाम से अगर कोई गंदा काम कर रहा था तो हिटलर इसका है, हिटलर सर का वक्त है। अरे यस और नो, कहीं कहीं पे एडजेक्टिव भी। लेकिन ये जो क्लोरीन गैस है, ये इतना पॉइजनस गैस है, खतरनाक गैस है। अरे यस और नो, बराबर। जब ये दो चीज एक साथ मिलती है, सोडियम जलने वाला कोई अलग ही सॉफ्ट मेटल, ये क्लोरीन एक पॉइजनस गैस, ये दोनों साथ में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, NaCl। क्या मालूम है, नमक, जिसको खाने में डाले बगैर टेस्ट आता। ये दो डेंजर चीजें मिलके क्या बनाती है, अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि भैया दो ऐसी चीजें मिलके तीसरी ऐसी चीज बना दी जो गजब ही है यार, उसके बगैर तो खाने में टेस्ट ही नहीं आ रहा। अरे यस और नो, वन मोर टाइम, व्हाट आई मीन टू से कि यार दिस इज ब्यूटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि यार दो अलग चीजें जिनकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक, फिर वही सारी बातें, सब कुछ अलग है, लेकिन मिलने पे कुछ और ही बनता है बे, मिलने पे कुछ और। इस तरीके से होती है केमिकल रिएक्शंस। लेकिन अब इन केमिकल रिएक्शन को मैंने जितना आपको प्यार से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसको सपोर्ट देने के लिए मैंने यहां पे कुछ लिखा भी ना। जो लिखा इसे केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, जो समझाया उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अरे यस और नो, हम मैथमेटिक्स में अभी तक जो इक्वेशन पढ़े हुए हैं, तो हमें इक्वेशन के बारे में एक चीज तो पता है कि सर उसके अंदर एक LHS होती है, एक साइन ऑफ इक्वलिटी, यानी कि इज इक्वल टू व्हाट, RHS। तो दो चीजों को अपन एक दूसरे के समान बताते कि ये भैया इसके बराबर है, इक्वल टू। अरे यस और नो, इसी को तो इक्वेशन बोला था ना, इक्वल होना, यानी कि इक्वेशन। द प्रेजेंटेशन ऑफ इट इज व्हाट, इक्वेशन, शोइंग टू थिंग्स इक्वल, आइडेंटिकल, है ना, मैथमेटिकली इज व्हाट, इक्वेशन। अरे यस और नो, अरे ध्यान सबका हटा, मैंने बोला क्या बोला, ध्यान दे। तो यहां से इक्वेशन में ये लॉजिक अपना क्लियर है कि भैया इक्वेशन में दो चीज होती है, एक LHS एक RHS, दोनों इक्वल है, दोनों सेम है। सर 5 + 1 6 होता है, दोनों सेम है, ये भी 6 है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो सर केमिकल इक्वेशन अगर बोल रहा हूं या बोल रही हूं, तो इसका मतलब यहां पे भी दोनों चीजें सेम है क्या सर? लेकिन सेम किस मामले में? सेम होते हैं इनके मास के मामले में। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस को और केमिकल इक्वेशंस को बनाया जाता है। कैसे? ध्यान से सुनना। दूध और पानी का एग्जांपल मैंने शुरुआत की थी। अरे यस और नो? मैंने बोला था 2 लीटर दूध 1 लीटर पानी, 2 लीटर दूध
प्लस 1 लीटर वाटर, टोटल मुझे सॉल्यूशन क्या मिला? 3 लीटर सॉल्यूशन मिला। अरे यस और नो? 1 + 2 कितना होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट। 1.5 लीटर मिलेगा, 3.5 लीटर मिलेगा, 3.02 लीटर भी 2, 1, 3 ही मिलेगा। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन फिलहाल बैलेंस्ड नहीं है। इसको मैंने बोला हमेशा ये O2 की फॉर्म में डायटोमिक स्टेट में स्टेबल होता है, तो ये मुझे बैलेंस करना होगा, तो मुझे ऐसे बैलेंस करना होगा 2H2 + O2 gives 2H2O। अब ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। क्यों? आगे पढ़ा तो टेंशन नहीं लेने का, ध्यान सब्र करो, हर एक चीज सिखाऊंगा, ठीक है? ऐसा सिखाऊंगा वापस भूलने का टेंशन ही नहीं है। अब इतना तो समझ पाए कि सर यहां पे ये इनके मासेस की फॉर्म में बैलेंस होने चाहिए। इतना H2 इतना O2 तो टोटल भी उतनी ही निकलनी, इस वजह से बैलेंस करना पड़ता है। मास के बेसिस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करता है। मास हमेशा कंजर्व होना चाहिए। तुम ये नहीं बोल सकते मैंने इधर 10 एटम डाले और 20 एटम ऐड किए तो मुझे 40 एटम मिल गए। नहीं बेटा, 10 और 20 30 एटम ही मिले, तो नया प्रोडक्ट जो मिलेगा वो 30 एटम का ही मिलेगा, 31 भी नहीं मिलेगा। नंबर ऑफ एटम्स की संख्या सेम रहनी चाहिए। और यस और नो? इसलिए इक्वेशंस बैलेंस करने पड़ते हैं। और इक्वेशन और रिएक्शन का मैंने मतलब बताया। इक्वेशन तो क्योंकि हम बता रहे कि ये मिलने से ये बना, ये इसके बराबर है, इक्वेशन। दैट्स व्हाई केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और रिएक्शन तो हम एक्सटेंड कर रहे हैं वर्ड फॉर्म में। रिएक्शन हम वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, वाटर प्लस ये रिएक्शन हो गई, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का हमने एक तरीका बना लिया कि भैया हाइड्रोजन का नाम H2 हमने बोल दिया है ना, ऑक्सीजन को हमने O बोल दिया। सभी एलिमेंट्स के अपन ने बेटा प्रेजेंटेशंस बना रखे हैं ना, सिंबॉलिक फॉर्म बना रखे हैं ना। सिंबॉलिक फॉर्म है, मॉलिक्यूलर फार्मूलाज है। अब जैसे एसिड में मैं अगर आपको HCl बोलो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका असली नाम है। असली नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन उसका प्रेजेंटेशन, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? HCl। एक दूसरा एक एसिड है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन। एक और एक है HNO3, पता है इसका नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। एक और है CH3COOH, पता है इसका नाम क्या है? इसके मल्टीपल नाम है, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। ऐसे कई सारे नाम है। सर ये सब नाम कहां से आए? बेटा इन्हें हम मॉलिक्यूलर फार्मूलाज बोलते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी वेल फाउंड, वेल फॉर्म्ड कंपाउंड्स है एक तरीके के, जो मल्टीपल एटम से ऑलरेडी बने हुए हैं एक बैलेंस्ड फॉर्म में। आ रहा है समझ? तो हम कई बारी केमिकल रिएक्शंस में सिर्फ ऐसे सिंगल एलिमेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, हम ऐसे कंपाउंड्स का इस्तेमाल कर रहे होते। अरे यस और नो? तो तब हमें पता होना चाहिए वो चीजें क्या है। अब रिएक्शन और इक्वेशन को लेकर के आपके दिमाग में बेसिक आइडिया तो बन चुका है कि सर बैलेंस करने का मतलब क्या होता है। जहां से मैंने सवाल पूछा था क्यों बैलेंस करना होता है, क्योंकि दोनों तरफ इक्वेशन है। बैलेंस करने का मतलब है वैल्यूज सेम होनी चाहिए। किस बेसिस पे बैलेंस करें हम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे। जितना मास रिएक्टेंट में होगा उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। प्रोडक्ट अलग थोड़ी निकलेगा भैया। 1 लीटर और 2 लीटर मिलके 10 लीटर थोड़ी बनेगा, बनेगा तो 3 ही लीटर ना। तो 2 चीजें मिलाने पे तीसरी चीज जो मिली आपको, प्रोडक्ट जो मिला, वो उतने ही मास का मिलेगा, कंबाइन मास का। अरे यस और नो? तो ये चीज रिएक्शन में समझ आना जरूरी है। ये समझ में आ रहा है आपको? अरे यस और नो? आवाज नहीं आई? अब यहां से आपको बेसिक आइडिया मिल चुका है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसको बैलेंस क्यों करना होता है। अब इतनी 3 चीजें बस आपको अगर अच्छे से क्लियर हो चुकी है तो मैं आगे बढ़ता हूं और आपको समझाता हूं कि रिएक्शंस को बैलेंस अप करना कैसे होता है। पढ़े आगे चल के? अरे यस और नो? अभी मेरे को लगता है 2 मिनट में रुक जाता हूं। आप बताओ अब तक जो चीज अपन ने डिस्कस की उसमें से आपके कोई सवाल आ रहे हैं तो पहले वो डिस्कस कर लेते। चलो फटाफट, आपके कोई क्वेश्चन आ रहे हो पहले डिस्कस कर लेते। हम ये समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन हमें लिखना कैसे है, ठीक है। अब बेसिक बातें आपको समझ में आ गई है ना कि
लिखने के लिए इक्वेशन की फॉर्म में उसे हमें जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनके कंपाउंड की फॉर्म में या उनके एटम के फॉर्म में उनके सिंबल्स और मॉलिक्यूलर फार्मूलाज मालूम होने चाहिए, क्योंकि आप रिएक्शन एज अ बोल रहे हो दो चीज़ों की कि भैया ये और ये मिलके ये बन गया, तो वो दो चीज़ों के नाम आप नहीं लिख सकते, वहाँ पे आपको उनके फार्मूलाज या फिर उनके कंपाउंड के नाम लिखने पड़ेंगे, वो जो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के टर्म्स में होते हैं। साधारण तौर पे मोस्टली हम जो है छोटी छोटी जो रिएक्शंस होती है उसके अंदर एलिमेंट्स के ही सीधे नाम आ जाते हैं, जैसे अभी यहाँ पे हाइड्रोजन वगैरह अपने बनाया, या तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना हो सकता है ना, C+O2 गिव्स CO2, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है ना। ऐसी जगहों पे आप देखोगे एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, कंपाउंड्स मिलके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। अरे यस और नो? ठीक है, वो भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब शुरू में एक बेसिक बहुत ही साधारण सी एक रिएक्शन उठा लेता हूं। ठीक है, देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूं Mg, सबको पता है क्या चीज है, प्लस O2। अब ये समझना कि O2 मैं पिछले टॉपिक में बता रहा था, आपको मिस हो गया था, हमेशा इस फॉर्म में स्टेबल रहेगा, कभी O की फॉर्म में है तो O अगर लिखना है तो आप इसको ऐसे लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर, मालूम है आपको। दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन, सिंगल एटम ऑक्सीजन का कभी नेचर में अवेलेबल होता नहीं है, वो होता है तो कैसे अवेलेबल होता है, O2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन की फॉर्म में। सिंगल इस ऑक्सीजन को अपन नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता, वो उसके जोड़ी के साथ घूमता है, हमेशा O2 की फॉर्म में घूमता है, एक साथ दो ऑक्सीजन घूमते हैं। ठीक है, और ऐसी चीज को अपन बोलते हैं डायटोमिक स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा, डायटम, मतलब एक साथ दो एटम, डाई यानी कि दो, यहाँ पे डायटोमिक स्टेट में स्टेबल है। कुछ ट्राइएटोमिक होते हैं, डायटोमिक होते हैं, मोनोएटोमिक होते हैं, कुछ मोनोएटोमिक यानी कि सिंगल, मोनो मतलब मोनो, डाय, ट्राय, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। ठीक है, काय नाही एक दोन म्हटलं फक्त। अरे सर नो, आपको भी आना चाहिए, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, 1 से लेके 10 तक। ऐसे ABCD भी होती, पता है आपको। हाँ, ये सब ग्रीक ये बेटा भाषा है बेटा। ठीक है, तो मोस्टली साइंटिस्ट जो थे उस ओरिजिन के थे, तो उन्होंने इनका इस्तेमाल किया तो यूनिवर्सल रखने के लिए। हम आज भी वही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम अपने इधर का अ ब क ड क ख ABCD नहीं लगाते, अपन वही बोलते। ठीक है, और वही बोलना पड़ेगा। अरे यस और नो? अल्फा, बीटा, गैमा, ईटा, सीटा, फाई, जी। ओके, नहीं वो नहीं बेटा, वो ट्रिग्नोमेट्री वो अलग है। हाँ? उसको एटलीस्ट उतना ही आ रहा था तो वही ट्रिग्नोमेट्री तो हम पढ़ेंगे बेटा, वो तो लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैंने 9th में पढ़ा रखी है ना। 9th में मैंने इन बच्चों को 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी है पूरी, जितनी 10th का सिलेबस है पूरी ट्रिग्नोमेट्री 9th की मैं 9th में ही पढ़ा दी थी। ताली क्यों बजा रहे हो? लेकिन आपको उस टाइम पे उसका इंपॉर्टेंस नहीं फील हो रहा था, तो आपने उतना ध्यान नहीं दिया था। अब 10th में आप दोगे, लेकिन अभी आपको पढ़ते टाइम आसानी होगी क्योंकि आपको याद आएगा, हाँ सर ने पहले ही पढ़ाया था। सो आपके लिए नया नहीं होगा, जो बाकियों के लिए नया होगा आपके लिए वो पुराना होगा, तो आप जल्दी जल्दी उसको पकड़ पाओगे। ठीक है, सुनो, ध्यान दो। अब अपने सामने यहाँ पे बोर्ड पे मैं रिएक्शन लिख रहा था, Mg प्लस O2 गिव्स MgO2, नहीं MgO। अब सुनो, आपको कोई भी रिएक्शन जब होती है तो उसके पीछे का लॉजिक समझ आना चाहिए कि एग्जैक्टली उसके अंदर हो क्या रहा होता है। एक चीज होती है जिसको वैलेंसी बोलते हैं, पता है आपको वैलेंसी क्या होता है? कोई बताएगा हाथ ऊपर करके, बताओ। वैलेंसी असते काय? आउटर मोस्ट शेलचं काय? क्लोज है लेकिन करेक्ट नहीं है। हाँ, कोशिश करो।
एग्जैक्टली हाँ, बताओ। स्टेबल होने के लिए ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए कितने आइटम्स जब शेयर या गेन करते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हाँ। चलो, तो सबका थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ मैं, उधर देख मत। It is combining capacity of an atom in order to complete its octet or fulfill the capacity of its outermost shell. अब सर क्या बोल दिया इंग्लिश में, सब साधारण भाषा में समझाओ, सुनो। किसी भी एटम को हमेशा अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है, ओके, स्टेबल बनने के लिए। द एटम बेसिकली वांट्स टू बिकम लाइक द नियरेस्ट नोबल एलिमेंट। उसके नियरेस्ट नोबल एलिमेंट की तरह वो बनना चाहता है। नोबल एलिमेंट तो समझते हो ना, नोबल गैसेस है ना, अरे पता है कि नहीं पता है? नियॉन, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, ये सब नोबल गैसेस है, मालूम है ना। तो हर कोई एटम उसके नियरेस्ट, उसके नज़दीक का जो सबसे नोबल एलिमेंट होगा उसकी तरह बनना चाहता है, क्योंकि उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं ऑलरेडी। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है वो अब और किसी और के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। ये बेसिक थ्योरी पहले समझो, इसके बगैर केमिकल रिएक्शन ही नहीं समझ पाओगे, नहीं तो ये खोखला चलेगा सब कुछ आपके दिमाग में ऐसे ही, इसका आपको फील नहीं आएगा कभी। फिर थोड़ा टाइम लगेगा, अपन थोड़ा होले होले पढ़ रहे, लेकिन बेटा ये एक बार हो गया ना काम तो हो गया। फिर उसके बाद जितनी केमिस्ट्री पढ़ेंगे सब प्यारी लगेगी, क्योंकि बेसिक क्लियर हो जाएगा ना एक बार का। तो हर एक एटम को अपना अपना बेटा ऑक्टेट पूरा करना होता है, या अपने नियरेस्ट नोबल एलिमेंट की तरह बनना होता है। अब ये काम करने के लिए उसको अपने इलेक्ट्रॉन कभी देने पड़ते हैं, कभी लेने पड़ते हैं, जिसको अपन डोनेट एंड गेन बोलते हैं। समटाइम द एटम विल हैव टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स एंड समटाइम इट विल हैव टू गेन, बट हु डिसाइड्स वेदर टू डोनेट और टू गेन? That can be decided by the valency. Now let me explain you how with the help of example, ठीक है? Now let me take the same example which we were taking, okay, previously previous slide पे मैंने सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल लिया था। अरे yes or no? 2 मिनट ध्यान देना बेटा, आपको आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयन फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आपकी एक साथ एक एग्जाम्पल में, वैलेंसी वगैरह सब क्लियर हो जाएगा, इसलिए अच्छे से ध्यान देना। अपने पास है ये सोडियम, क्या है ये? सोडियम। ये सोडियम का एटम है बेटा, ये इसका न्यूक्लियस, इसके बाहर में ये शेल्स है या ऑर्बिटल्स है, ठीक है, ओके। अब ये सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं, 2, ठीक है, 8 परत 8, 1, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है? अच्छा, बेसिक एटॉमिक थ्योरी तो पता है कि नहीं पता है? एक एटम होता है भैया जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट है किसी भी चीज का। किसी भी चीज को अगर तोड़ते 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 जाओगे तो लास्ट में सबसे आखिर में जो मिलेगा वो एटम मिलेगा। उसी एटम को रिपीट करके 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 कोई भी चीज बनती है। अरे यस और नो? आ रहा है समझ? नौटंकी अलग जगह पे, लेकिन बात समझो, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट किसी भी चीज का, इवन हमारा भी, हाँ, लिविंग थिंग का भी, किसी भी चीज का कौन होता है? एटम होता है। उस एटम में सबसे अंदर, सबसे बीच में एक चीज होती है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस न्यूक्लियस के अंदर बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, और बाहर में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल है। बाहर में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंटिटीज कॉल्ड चार्जेस, सो देयर आर 2 डिफरेंट चार्जेस। साइंटिस्ट फाउंड दिस बाय एक्सपेरिमेंट, और तब उसके बाद से जाकर के हमने चार्जेस को बहुत डिटेल में पढ़ा फिर, और फिर समझ में आया कि भैया एटम में ये चार्जेस होते हैं और ये एक बेसिक एंटिटी है सबसे। तो बाहर में जो घूम रहे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें से प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स
न्यूट्रल होते हैं. निगेटिव्ह तो ये आहे ना इलेक्ट्रॉन. न्यूट्रॉन म्हणलं तर निगेटिव्ह एन एन असं नसतं. ऐका जरा. बाहर में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है सावली, और अंदर इसके बोला मैंने कौन होते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, इसके अंदर न्यूट्रॉन है न्यूट्रल है. ठीक है, अरे सुनो. और ऐसा बनता है ये एटम. ठीक है, ऐसी एक एटम की संरचना है, ऐसी उसकी कंस्ट्रक्शन है, ऐसा वो दिखता है. अब और डिटेल में तो वैसे बात बहुत कुछ करने को है, लेकिन उतना मैं नहीं अभी आपके सामने साइंस झाड़ूंगा. आपके सिलेबस को स्टिक रहते हुए इतनी बातें तो फिलहाल समझ लो. ठीक है, ये सोडियम का एटम. अब इसके इलेक्ट्रॉन्स के शेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अब यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है, 2 8 1, मतलब KLMN ऐसी शेल्स होती है. K में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है. अरे यस और नो? बेसिक है, समझ में आता है सबको. अब यहां पे एक सुंदर सी बात याद रखना, बहुत सुंदर बात याद रखना. एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. बोलो सब लोग. दुनिया का हर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. अब सर मतलब क्या? मतलब ये होता है बेटा कि इसके अंदर जितने प्रोटॉन्स बैठे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे होते हैं. यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज इसके पास है उतने ही निगेटिव चार्ज भी इसके पास होते हैं. तो पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, न्यूट्रल. अरे सर नो? न्यूट्रल होने का मतलब समझ रहे हो? तो यहां से अगर आप देखोगे तो 2 8 10 और 11 इलेक्ट्रॉन है इसके पास. अरे कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? सोडियम की बात कर रहा हूं, 11 इलेक्ट्रॉन है. और यही खास बात है जो हर एटम को अलग बना रही है. 12 कर देंगे कोई और चीज बन जाएगी बे, 13 कर देंगे कोई और. ये इलेक्ट्रॉन्स बदलने पे ही तो चीजें बदल रही है, समझो इस बात को. तो मैंने बोला यहां पे 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11 पॉजिटिव चार्ज, 11 निगेटिव चार्ज. हमारे मैथ्स की तरह 11 प्लस 11 माइनस कितना? 0. That's why every atom is electrically neutral. इसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता. इसके ऊपर फिलहाल कोई नेट चार्ज, ओवरऑल इस पूरे एटम का चार्ज क्या है? न्यूट्रल है. अभी इसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है. अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं. अब मैं लेके आता हूं यहां पे क्लोरीन को. किसको लेके आया? अब ये क्लोरीन का एटम कुछ ऐसा प्यारा सा सुंदर सा, ये प्यारा सा क्लोरीन का एटम. इस क्लोरीन के एटम में ये 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में. पहली शेल की कैपेसिटी 2 की होती है. ऑर्डिनल नंबर पता है आप लोग को? किसका फार्मूला होता है ऑर्डिनल नंबर का? अरे ऑर्डिनल नंबर का फार्मूला बच्चों 2n². क्या फार्मूला होता है? 2n² में n की वैल्यू शेल की नंबर डालोगे ना, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं पता कर सकते हो. अरे यस और नो? पता है कि नहीं पता है? चलो ना आगे. 2 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. सर इसके अंदर, हाँ बेटा इसके अंदर 2 8 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये क्लोरीन है, सोडियम नहीं. इसके अंदर 2 8 1 थे, इसके अंदर 2 8 7. पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 7 है. अब याद करो फिर एक बार शिरवाड़े, मैंने क्या बोला था सीधे बैठ के? मैंने बोला था कि एटम को बेटा अपने नियरेस्ट नोबल एलिमेंट की तरह बनना होता है. अब देखो आपकी जिंदगी में भी आप भागदौड़ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो कुछ तो बनने के लिए. अरे यस और नो? शायद ये क्या इसका नाम, समर्थ, शायद ये समर्थ को विराट कोहली की तरह बनना होगा.
शायद ये निहारिका को दीपिका पादुकोण की तरह बनना होगा। शायद ये कनक को कोई और पता नहीं किसी सेलिब्रिटी की तरह बनना होगा। शायद हमारे आयुष को नोरा फतेही बनना होगा। शायद हमारे इस शिरवाड़े को अपने पापा की तरह बनना होगा। शिरवाड़े तेरे को क्या बनना है? मेरे को पापा बनना है। सबको जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बनना है ना, उसी के लिए भागदौड़ चल रही है ना। सब अपने अपने नोबल एलिमेंट की तरह बनना चाहते हैं। ऐसे ये लोग भी अपने नोबल एलिमेंट की तरह बनना चाहते हैं, जो ऑलरेडी अपने लाइफ में परिपूर्ण है, बन चुके हैं, उनकी तरह ये बनना चाहते हैं। तो वो बनने के लिए ये क्या कर दे बेटा, ये अपने आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अगर 8 बनाने हैं तो इसको और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? अरे यस और नो? ये अपने सपने के बहुत करीब। इसको अगर 8 बनाने तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये अभी अपने सपने के बहुत दूर। आपको ऐसे लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बात सुनो ध्यान से। अब यहां पे इतना लॉजिक तो समझ पा रहे हो कि सर इन एटम्स की जो जद्दोजहद चल रही होती है, रिएक्शन करने के पीछे का बेसिस समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये एक बार समझ में आ गया तो भैया बहुत सारी रिएक्शन आप आसानी से समझ पाओगे, और आप वो बेसिक समझ जाओगे क्यों वो H2O2 नहीं है। 2H2O क्यों था सर? MgO2 क्यों नहीं है? MgO ही क्यों है? वो समझ पाओगे। आप ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक है, कोई टीचर पढ़ाता नहीं, ठीक है। अब यहां से यार इसको और 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको देखा, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कुछ तो लग रहा है दोनों में जम सकता है कि नहीं? फील तो आ रहा है सर, क्या होगा पता नहीं, लेकिन फील तो आ रहा है कि दोनों में कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। यस, अब ध्यान से सुनना। वैलेंसी वो चीज होती है जिसमें हम ये बताते हैं कि किसी भी एटम को अपने नोबल एलिमेंट की तरह बनने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या गेन करने पड़ेंगे। कई बारी आप लोग गलत सलत याद कर लेते हो। आप लोग बोलते हो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है इसको वैलेंसी बोलते हैं। नहीं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंसी नहीं बोलते। ओके, बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, प्लीज अंडरस्टैंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ट्रू। इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ट्रू। लेकिन इनकी वैलेंसी 7 है क्या? इसकी नहीं। इसकी एक है क्या? हाँ है। वो क्यों? समझाता हूं। हमें यह देखना होता है इस एटम को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन करने पड़ सकते हैं। कुछ भी करना पड़ सकता है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, दैट इज वैलेंसी। दैट इज वैलेंसी। अब यहां पे लॉजिक समझो। यह बोलता है कि भैया मेरे पास आखिरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मेरे को अपनी वैलेंसी पूरी करनी है तो मेरे को 7 और कितने चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इतना कहां पे इलेक्ट्रॉन ढूंढूंगा? कोई देने के लिए बैठा नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन कौन ही देगा बे? एक काम करता हूं, जो मेरे पास एक पड़ा हुआ है वो भी मैं किसी और को दे देता हूं। अपने आप लास्ट शेल में कितने बचेंगे? देखो ना, आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, अपने आप ये शेल ही गायब हो जाएगी। अपने आप लास्ट शेल में कितने बचे? ये ज्यादा बेटर है ना। तो ये बेटर ये सोच कैसे पाता है? इलेक्ट्रॉन के पास सर क्या, सर ये एटम के पास दिमाग होता है क्या? ये सोच पाता है कि नहीं मैं एक 7 नहीं लूंगा, मैं एक दे दूंगा। ये सोचता है क्या वो? डज इट हैव अ ब्रेन? सो दिस वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ electrostatic force of attraction between electrons and the nucleus. अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? चार्जेस के बीच में एक फोर्स होता है,
दो तरीके के फोर्स होते हैं सच बताओ तो, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव. सिमिलर रिपेल्स एंड अपोजिट अट्रैक्ट्स. तो अंदर कौन सा चार्ज है बेटा? अंदर कोई निगेटिव चार्ज है क्या? ये तो न्यूट्रॉन पड़े हो तो न्यूट्रल है, लेकिन प्रोटॉन भी तो पड़े हो पॉजिटिव है ना. एग्जैक्टली उतने ही प्रोटॉन से जितने बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे. अरे यस और नो? तो ये पॉजिटिव चार्ज इस बाहर के निगेटिव चार्ज को पकड़ के रखता है, अट्रैक्ट करके रखता है. दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल. अरे यस और नो? अब शेल जैसे दूर दूर जाएगी फोर्स कम होता जाएगा, याद रखना. तो ये बाहर की जितनी शेल होगी उस इलेक्ट्रॉन पे कम से कम फोर्स होगा, जो नजदीक की शेल होगी उस इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज्यादा फोर्स होगा अट्रैक्शन का. अरे यस और नो? देखो बात समझो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, प्लीज पे अटेंशन. और यहां से इसलिए क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, ये इसको इतना ज्यादा फोर्स से पकड़ के नहीं रख रहा है कंपेयर टू दिस. मैं बताता हूं कैसे. तो ये इजीली छूट सकता है, ठीक है, दिस कैन बी इजीली डोनेटेड. लेकिन यहां पे अगर क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. देखो जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना अट्रैक्टिव फोर्स भी. इसको ऐसे समझो, बीच में मैं खड़ा हूं और मुझे 7 लोगों ने घेर के पकड़ा है, छोड़ेंगे क्या इजीली? और मैं अकेला हूं तो मैं किधर भाग सकता? अरे सर नो? तो ऐसे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना बेटा आउटर मोस्ट शेल में उतना ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो इजीली उन इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ेगा. तो कोई दिमाग नहीं होता इसके पास कि नहीं मैं एक नहीं छोड़ूंगा, एक छोड़ दूंगा 7 का, ये सोचता नहीं है वो. बाय नेचर ये चीजें हो रही है उस एटम के साथ. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल. तो यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन से, तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा क्या? ये बोलेगा छोड़ूंगा नहीं, उल्टा मेरी पकड़ने की ताकत ज्यादा अच्छी है, एक लाओ मैं तुरंत कैप्चर कर लूंगा. अरे सर नो? तो यही होता है, ये अपना ये इलेक्ट्रॉन यहां पे इसको दे देता है. अब होगा क्या, ध्यान से सुना. अब यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग बात होनी है, यहां पे सबका अटेंशन चाहिए. यहां से ये क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब इस क्लोरीन को देता है तो इसके पास जो 281 था अभी सिर्फ कितना बचा, और इसके पास जो 287 था एक आने की वजह से कितना बन जाएगा. तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, दोनों भी सेटिस्फाइड हो गए. लेकिन अब यहां पे एक चीज के ऊपर असर पड़ा है जो आपने इग्नोर किया होगा, ध्यान देना. यहां पे एक चीज पे असर पड़ा है, ध्यान देना बेटा. यहां पे सबसे पहले हमने बात की थी 281 था, 2 8 10 और 11 इलेक्ट्रॉन्स थे. अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे. तो क्या अब इस हिसाब से इस पूरे एटम पे जो नेट चार्ज आएगा वो एक प्रोटॉन ज्यादा है इसके अंदर? बेटा प्रोटॉन तो उतने ही ना, अंदर का प्रोटॉन थोड़ी ना खाली कर दिया. प्रोटॉन तो पहले 11 थे, अभी भी 11 ही, बस इलेक्ट्रॉन एक छूट गया. इलेक्ट्रॉन अब कितने बचे? 10 बचे. अरे यस और नो? तो प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 10, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है. मतलब इस ओवरऑल एटम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका. अरे यस और नो? इसीलिए ये Na+ फॉर्म करता है. दिस इज पॉजिटिव आयन, पॉजिट्रॉन. समझे? दिस इज हाउ आयन इज फॉर्म्ड. अब यहां से ये क्योंकि नेट एटम का जो चार्ज निकला वो एक पॉजिटिव चार्ज निकला क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया था. दैट्स व्हाई दिस बिकम्स Na+, Na पॉजिटिव. ओवरऑल एटम का चार्ज अब पॉजिटिव चार्ज है, ये आयन बन चुका है. अब क्या बन चुका है? इट इज नॉट न्यूट्रल, इट इज नो मोर न्यूट्रल. और इसके ऊपर देखा जाए तो इसके ऊपर बेटा 2 8 7 मतलब 2 8 10 और 7 17 इसके अंदर क्या रहेंगे? प्रोटॉन्स. लेकिन अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ चुके हैं? 2 8 10 और 8 18, एक आ गया ना. तो इलेक्ट्रॉन कितने आ चुके हैं? 18. तो इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज ज्यादा है, मतलब ये Cl- फॉर्म करेगा. ये Na+ फॉर्म करता है, ये Cl- फॉर्म करता है. ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, ये निगेटिव आयन फॉर्म करता है. ये कब हुआ? जब दोनों एक साथ जुड़े. इसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड? क्योंकि इन्होंने आयंस फॉर्म किए इस बॉन्ड को बनाने के लिए. दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड. बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ये. हमें एक चैप्टर है कार्बन कंपाउंड नाम का, उसमें हम कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे. पूरे चैप्टर में वही है, कार्बन की केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अभी फिलहाल ये आयनिक बॉन्ड समझ में आ रहा है कैसे दो एटम्स जुड़े उनके वैलेंसी के हिसाब से. अब दोनों की वैलेंसी क्या है? मेरा सवाल ये है, दोनों की वैलेंसी क्या है? सोचो, दोनों की वैलेंसी क्या है बच्चों?
1 है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना मतलब एक वैलेंसी हो गई, 7 नहीं। इसने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए डोनेट या गेन किया क्या, एक इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी भी वैलेंसी 1 है। इसने एक दिया, इसने एक लिया। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए, कितने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए, इस नंबर को वैलेंसी बोलते हैं। अरे यस और नो, ये चक्कर क्लियर है क्या? तो इस वजह से अपने वैलेंसी के हिसाब से बैलेंस करते हुए इन्होंने अपना एक कंपाउंड बनाया जिसको बोलते हैं NaCl। क्या कंपाउंड बनाया? कौन सा बॉन्ड बनाया? आयनिक बॉन्ड बनाया। yes. चलो अब वो MgO वाली कहानी समझते हैं ना। MgO वाली कहानी जहां से मुद्दा छेड़ा था इस बात का, वो तो समझना पड़ेगा ना। देखो अब एटॉमिक नंबर के हिसाब से समझो। अब वैलेंसी की कहानी आपको समझ में आ चुकी है ना? वैलेंसी की कहानी समझ में आ गई ना? ठीक है। अब यहां पे इन दोनों एटम के लिए सोचो। आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये Mg 12 ठीक है। तो एटॉमिक नंबर याद कर रहा हूं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2 8 2। अरे यस और नो? 2 8 10 और 2 12। अरे यस और नो? ऑक्सीजन वाला एक छोटा है, ये 2 6 सिर्फ 8। छोटा ही है ना, फिर ये बड़ा एटम है, छोटा एटम है। ठीक है। अब आप यूं समझो कि यार मुझे ऑक्सीजन के ऐसे 2 6 वाले 2 एटम चाहिए। देखो ना, Mg प्लस O2 मैंने बोला आपको मिलते टाइम MgO नहीं मिलता, आपको 2 MgO मिलता है क्योंकि MgO2 नहीं बनता। अब क्यों नहीं बनता ध्यान से सुनो, जिसका सवाल था है ना, ध्यान से सुनो, आपको उसका आंसर मिलेगा और हर एक चीज का आंसर मिल जाएगा। एक एग्जांपल से आपको H2 वगैरह हर एक चीज का एग्जांपल आंसर मिल जाएगा क्यों वैसे हो रहा है। क्यों ये O2 नहीं बना, MgO2 बना देता ना सर, MgO क्यों रहता है, O2 क्यों नहीं बनता, ध्यान से समझो। क्योंकि वैलेंसी के हिसाब से इनको बिठाने के लिए हमें यही जुगाड़ करना पड़ेगा। अब देखो आपके पास यहां से इधर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इधर आउटर मोस्ट शेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ये एक ऑक्सीजन बन गया और ये एक ऑक्सीजन बन गया। अरे यस और नो? और दोनों ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया, समझ सकते हो क्या? थोड़ा होले होले समझो लेकिन समझ में आ जाएगा। ध्यान दो, आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। ध्यान दो, ये Mg है, अकेला इकलौता एटम, अकेला ये Mg। ठीक, मिलके क्या बनाया इन लोगों ने, MgO। लेकिन MgO अकेला MgO बना नहीं, क्या बना, 2 MgO बना। मतलब आपके पास ये सारे नंबर ऑफ एटम डबल हो चुके हैं। अब बैलेंसिंग अभी इसके बाद हमें पढ़ना ही है क्योंकि इस एग्जांपल को लेके शुरू में हम पढ़ेंगे। तो दिमाग में ये बिठा लो कि अपन कंपाउंड को उसके मास के साथ बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इक्वेशन तो ये बैलेंस करना है ना, मास अपन यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर, उसका अमाउंट बढ़ाते हैं अपन। तो ये ऑक्सीजन भी 2 है, ये 2 का मतलब सिर्फ Mg2 नहीं है, ये 2 का मतलब अब ये O को भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन भी 2 है। तो ओवरऑल आपके पास जो मिला, आपको क्या मिला देखो ध्यान से। ठीक है, आपको ये बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 2 लगाना पड़ेगा, मतलब ठीक है 2 Mg। मतलब आपको सिर्फ इस अकेले से काम होने वाला है क्या, आपको ये भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये डबल करना पड़ेगा, ये एटम आपको डबल, तब जाके क्या होगा पता है। अब ये सोचो, हाँ इसके आउटर मोस्ट शेल के ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले के पास जाएंगे, 6 और 2 8 बनाएंगे, ये तो अकेला रह जाएगा ना जब ये एक अकेला होगा। लेकिन अब ये 2 से मल्टी, मतलब ये 2 हो गए, 2 सेट हो गए ऐसे। अरे यस और नो? तो इसके पास 2 8 2 और 2 8 2 रहेंगे, 2 एटम्स है ना, इस वाला 2 जाके इसको बैलेंस कर देगा। इसलिए हमें Mg कैसे चाहिए, 2 चाहिए, समझ पा रहे हो? दैट्स व्हाई इट बिकम्स 2 MgO। अब यहां पे आप 2 MgO2 नहीं कर सकते ना क्योंकि अनबैलेंस्ड हो जाएगा वापस, समझ पा रहे हो क्या? तो आपको 2 Mg और 2 O2 चाहिए पूरा एक बैलेंस सेट बनाने के लिए। आर यू गेटिंग दिस?
फिर एक बार सोचो, आपके पास O2 था, O2 मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 6 2 6 6 मतलब आउटर मोशन में अब कितने की जरूरत, 2 की। इसको भी आउटर मोशन में कितने की जरूरत, 2 की। ये mg है, ये mg भाई साहब के पास 2 8 2 है, इसके पास आउटर मोशन में 2 है, हाँ, लेकिन ये दो, ये इन दोनों में से किसी एक को ही दे सकता है, इसकी ताकत तो खत्म हो जाएगी, फिर एक तो अनबैलेंस बच जाएगा ना, क्योंकि इसने अपने दो दिया, ये अकेला बैठ जाएगा। बैलेंस कंपाउंड बनेगा क्या, कंपाउंड बैलेंस बनना है तो सारे वैलेंसी फुलफिल होनी चाहिए, तब वो बैलेंस कंपाउंड की फॉर्म में कंपाउंड बाहर निकलेगा। अरे यस और नो, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने बोला 2 mg लाते और 1 mg लाते, इससे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, दैट्स हाउ। अब ये दो नहीं, अब अपने पास आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 282 282, दो सेट आ गए ना mg के, तो एक 2 इसको बैलेंस करेगा, एक 2 इसको बैलेंस करेगा, और पूरा बैलेंस कंपाउंड बनेगा 2 mgO। O2 नहीं कर सकते अब यहाँ पे, समझ पा रहे हो क्या, अरे यस और नो, दैट्स हाउ इट बिकम्स 2 mgO, ओके। और इसलिए हम यहाँ पे O2 नहीं कर सकते, क्योंकि वो बैलेंस ही नहीं बनेगा। आर यू गेटिंग दिस, दैट्स हाउ यू बैलेंस this compound, and in order to keep its valency intact fulfilled we have to manipulate with those numbers। क्वांटिटी हम इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं बेसिकली, ताकि उसको सेम फॉर्म में उसको कंसिस्टेंट रख पाए, सेम कंपाउंड को अपन क्वांटिटी वाइज कंसिस्टेंट रख पाए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बिठाने के लिए। और नेचर में अपने आप ये चीज़ें ऐसी ही होती है, ये 2 mgO ही बनाता, ये mgO2 नहीं बनाता कभी। अरे यस और नो, क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, वो बैलेंस ही बैठ नहीं पाएगी, दैट इज द मेन चीज। आ रहा है आपके दिमाग में, इसी का एग्जांपल मैंने आपको और एक दिया था पीछे, बताओ कौन सा, H2O का। मैंने बोला यहाँ पे H2 और O, क्योंकि अकेला ऑक्सीजन तो अपन लगा सकते हैं क्या, तो लगेगा तो O2 ही लगेगा, हमेशा दो ऑक्सीजन एक साथ ही लगेंगे, अकेला ऑक्सीजन नेचर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो लगेगा तो O2 ही लगेगा सर। तो फिर बनते टाइम पे H2O2 नहीं बनता, हालांकि H2O2 एक कोई और चीज होती है, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोला जाता है, अपने लैब में है, वो बनती है, वो अलग चीज बनती है, लेकिन H2O पानी जो होता है वो H2O होता है। अब बैलेंस करने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ा, 2H2O करना पड़ा, अब 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, 2 मल्टीप्लाई O, O2 हो गया, अब क्वांटिटी बैलेंस है। और ये 4 हाइड्रोजन करे, मतलब एक साथ 2 ऑक्सीजन मेरे को अगर हाइड्रोजन से बैलेंस करने तो मेरे को 4 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, 2 2 जा ये 4 हो गया, अब तब जाकर के 2 ऑक्सीजन बैलेंस होंगे और एक H2O का बैलेंस कंपाउंड बनेगा। ये चीज समझ में आ रही है क्या, अरे यस और नो। तो इसके आगे आपका डाउट नहीं रहेगा कि सर ये O2 क्यों नहीं बना, अरे यस और नो, ये चीज फील हो रही है, पक्की बात, आवाज नहीं आई, पक्की बात। अब इतना आपका नॉलेज बन चुका है कि हम बैलेंस करना पड़ सकते हैं, करें बैलेंसिंग करना अभी स्टार्ट। चलो अभी हम यहाँ पे नया मुद्दा, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। हैशटैग में टॉपिक डाल देता हूँ, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। फिर एक बार मैं शुरू में यही एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, कौन सा वाला, mg वाला। ध्यान दो बेटा, बोर हो रहा है क्या, अच्छा बोर नहीं, पढ़ो, इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो, सीखना पड़ेगा भाई, है ना। एग्जाम्पल है mg प्लस O2 गिव्स MgO। खैर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ना MgO, इसका एक नाम होता है, मालूम है आपको, अभी बोर हो रही है इसलिए बता देता हूँ, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, पता है आपको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा सबको ये रिएक्शन देखनी है सामने सामने, देखनी है सामने सामने, करा दो रिएक्शन, मजा आएगा। पहले रिएक्शन देखेंगे फिर बैलेंस करना सीखेंगे, चलेगा। अभी 2 मिनट रुको, आपके सामने दिवाली होने वाली है, ठीक है, यस। ध्यान दे, आपके सामने जो रिएक्शन लिखी हुई है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, ठीक है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोलते हैं आपको कुछ देर में पता चलेगा, ठीक है। खैर तो यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, एक कंबशन रिएक्शन भी होती है, जिसमें बेसिकली मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है। अब ये एग्जैक्टली कैसे होता है, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। ये जो आपके सामने ग्रे कलर की तार आपको नजर आ रही है, ये मैग्नीशियम रिबन बोली जाती है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला भी था, अभी मैं दिवाली करने वाला हूँ। ये भी मैंने क्यों बोला था, अभी आप ये रिएक्शन देखने के बाद समझ जाओगे, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाएंगे, क्या करेंगे,
जलाएंगे, थोड़ा सा दूर रहना मेरे से, क्योंकि ये उड़ के टी शर्ट पे कपड़ों पे गिरा तो आपको दिक्कत हो सकती है। गिरता है, हाँ, इसलिए बोला दूर बैठो। सफेद पाउडर जो इसकी निकल रही है, दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। धुआं बहुत निकलता। हो गई ना दिवाली। दिवाली। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ चार्ट जैसा बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है देखो, हमें 3 चीजें चाहिए होती है। देख बेटा ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान नहीं, सब कहते ध्यान दे। 3 चीजें चाहिए होती है। पहला है बेटा एलिमेंट, दूसरा है रिएक्टेंट, तीसरा है प्रोडक्ट, ठीक है। ERP। अब यहां पे आप देखोगे, बोलोगे कौन सा पहला एलिमेंट आपको नजर आ रहा है? Mg, लिख दिया। और कौन सा एलिमेंट नजर आ रहा है? ऑक्सीजन, O, लिख दिया। और कोई है क्या इसके अलावा? सर इस तरह देखो, अरे बेटा इधर जितना होगा उतना ही उधर आएगा, इससे अलग कुछ आने वाला। तो 2 चीजें अपने पास, Mg है और O है। अरे यस और नो? अब इनकी गिनती करनी है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। अब मैंने पहले देखा सर रिएक्टेंट में Mg कितना है? अकेला इकलौता बैठा है ना Mg, एक। प्रोडक्ट साइड में Mg कितना है? एक ही है सर, ये तो बैलेंस है सर। हाँ जी ठीक है। O को देखो, O इधर कितने हैं? O2, मतलब 2 ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है। दिस इज रिएक्टेंट साइड, दिस इज प्रोडक्ट साइड। अरे सर नो? प्रोडक्ट साइड में O कितने हैं? एक O है, ये तो बैलेंस। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि अगर बैलेंस करना है तो हम नंबर्स को बढ़ा सकते, कम नहीं कर सकते। क्या बोला सर ने? नंबर्स को बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते हो। अब अगर बढ़ाना ही है तो आप देखोगे कि कम किधर है। इस 2 को तो 1 नहीं कर सकते, सर ने बोल दिया। बढ़ा सकते, कम नहीं कर सकते। तो 1 को 2 तो कर सकते हैं ना? अरे सर नो? तो मैं बोला कि ऑक्सीजन मुझे चेंज करना है, और ये भी याद रखना किसी और चीज को चेंज करने के चक्कर में जो पहले से बैलेंस है वो भी अनबैलेंस हो सकता है, तो होने दो, उससे कोई फर्क पड़ता। स्टेप बाय स्टेप चार्ट सॉल्व करते जाओ, आपका रिएक्शन बैलेंस होगा ही होगा, ये तरीका कभी फेल जाता। अब एक बार आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो तो आप दिमाग में बैलेंस करोगे, आपको ये सब लिखना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रोसेस करके दिखानी होती है। तो क्या प्रोसेस है पूरा समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। मैंने बोला सर यहां पे कम मेरे को ऑक्सीजन दिख रहा है प्रोडक्ट साइड में, कम मेरे को ऑक्सीजन दिख रहा है प्रोडक्ट साइड में। कितना कम दिख रहा है? 1 से। मेरे को ऑक्सीजन कितने चाहिए? 2। लेकिन मैं सीधा यहां पे 2 लिख सकता, क्योंकि सर ने तो बोला ये अपन नहीं चेंज कर सकते। हाँ, उसकी क्वांटिटी अपन चेंज कर सकते बाय चेंजिंग दिस मल्टीप्लाइंग नंबर। अरे यस और नो? ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर के एटम की नहीं, क्योंकि वो पहले से बैलेंस फॉर्म में उसके वैलेंसी हिसाब से उसके साथ जुड़ा हुआ है। अरे यस और नो? इसका थ्योरी अपन ने पीछे समझा है कि नहीं? अब यहां पे मैं चेंज करने के लिए क्या कर सकता हूं? इस पूरे कंपाउंड को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहां पे मैं 2 लगा सकता नहीं। अपन नीचे कोई भी बेस पे नंबर नहीं चेंज कर सकते, याद रखो। अपन सामने मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। तो चलो ठीक है सर, एक काम करते हैं फिर, एक काम करते हैं, चेंज तो यहीं पे करना है प्रोडक्ट साइड में। रिएक्टेंट तो अभी भी ऐसी ही रहेगी, क्या? Mg प्लस O2, और चेंज क्या करना है? पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 MgO हो जाएगा, ताकि मैं O को 2 कर पाऊं। मैंने पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्यों? जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू चेंज दिस O, इसकी क्वांटिटी मुझे 2 करनी थी, मैंने पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। सर Mg भी चेंज होगा? होगा, होने दो। मैंने बोला कोई फर्क पड़ता। अब फिर एक बार चार्ट बनाओ, ध्यान दे बेटा, मैंने बोला ध्यान दे। क्या बोला? ध्यान। इधर फिर एक बार लिखेंगे एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट,
एलिमेंट कौन से अपने पास Mg है और O है। फिर वाला देखो रिएक्टेंट की गिनती अपने चेंज नहीं की, वैसी ही रहेगी है ना, फिर भी गिन लो। Mg रिएक्टेंट में कितना है, 1 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितने, 2 है। Mg प्रोडक्ट में कितना है बेटा, 2 Mg, 2 हो गए। और ऑक्सीजन, अब क्या चक्कर सर, पहले ये अनबैलेंस था, ये बैलेंस था, अब ये बैलेंस हो गया लेकिन ये अनबैलेंस हो गया, होने दो, कोई बुरी बात। और एक बार करेंगे, और एक बार करेंगे, ध्यान दो। अब मैंने बोला मेरे को क्या कम नजर आ रहा है, क्योंकि जो कम है वो बढ़ा सकते हैं, जो बड़ा है उसको कम कर सकते, जो बड़ा है उसको कम नहीं कर सकते, जो कम है उसको बढ़ा सकते। कम क्या नजर आया मेरे को, Mg नजर आया, किधर, रिएक्टेंट में। अरे यस और नो, अरे सब बोल बेटा यस और नो। कम मेरे को नजर आया कौन, Mg, कहां पे, रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट साइड में Mg मैंने बोला यार 2 कर देने चाहिए मेरे को, प्रोडक्ट में 2 है ना, तो Mg को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बनेगा, 2Mg प्लस O2, इट गिव्स 2MgO। अब चेक करो, एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। बोल बेटा एलिमेंट कौन से अपने पास, Mg और O। रिएक्टेंट में गिन Mg कितने, 2Mg मतलब 2। प्रोडक्ट में गिन Mg कितने, 2Mg 2। रिएक्टेंट में बच्चे इकड़े बात, रिएक्टेंट में बताओ ऑक्सीजन कितने, किधर है, किधर, हित, O कितने, 2। प्रोडक्ट साइड में O कितने, किधर है 2, एक ही हो है ना, हाँ स्टार्टिंग में 2 है, ये तो 2Mg हुआ ना, किधर ध्यान, मैंने क्या बोला, जो सामने नंबर होगा वो हर एक एटम को मल्टीप्लाई करेगा। अरे यस और नो, पूरे कंपाउंड को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब Mg भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी। अब क्या, जितना रिएक्टेंट में जितने एटम्स है उतनी एटम्स प्रोडक्ट में भी है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अभी बैलेंस हो चुका। तो अब ये जो रिएक्शन मुझे मिली फाइनल, ये बैलेंस रिएक्शन मिली, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, इसमें सारे एटम्स बराबर है, मतलब बेटा 2 लीटर दूध 1 लीटर पानी बराबर 3 लीटर बन चुका है। अरे ये बात समझ, यहाँ पे कोई डाउट किसी का, कोई दिक्कत किसी को, सबको आ गया, अरे यस और नो, आवाज नहीं आई, छाप लोगे, छाप लो। फिर एक सवाल आपके लिए, Ag मतलब क्या जानते हो, सिल्वर, ठीक है, हाँ, Ag प्लस HCl, सिल्वर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड मिलता है, ओके। साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्योंकि बेसिक रिएक्शन का टाइप है, वो आप आगे पढ़ोगे कि व्हेनेवर मेटल रिएक्ट, क्योंकि सिल्वर मेटल है, व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विद एसिड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड आउट। याद रखना, रामबान बता के रख रहा हूँ, याद रखना, व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विद एसिड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड आउट, याद रखो। और मेटल का सॉल्ट बनता है, कौन सा सॉल्ट बना, AgCl। ये रिएक्शन वैसे मैं आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, लेकिन अभी बैलेंस करने के लिए इस रिएक्शन को यूज करो, ठीक है। चलो बैलेंस करो, अब ये फिलहाल बैलेंस नहीं है, ठीक है, इसको बैलेंस करना है, करो। स्टार्ट बैलेंस इन दिस इक्वेशन। तो बेटा वही हुआ ना, जब HCl था, HCl का Cl जाके Ag के साथ जुड़ गया और H अकेला सेपरेट हो गया H2 की फॉर्म में। ये बैलेंस नहीं है ना, बैलेंस करनी है।
नहीं, सीधा आंसर बता दूं? अच्छा, मैं मन से भी आंसर निकाल सकता हूँ। चलो मन से आंसर बनाते, चलो। H2Cl हो गया, Cl2 किया, Ag2 हो गया, Ag2 किया। देखो हो गया है क्या? 2Ag 2Ag 2H 2H 2Cl 2Cl। अरे हो गया बैलेंस। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं करोगे, आप लोग 4 बना के करोगे। कितने स्टेप में हुआ? 3 स्टेप में हुआ होगा ना भाई। एक साथ 2 बदल दिए क्या? 4 स्टेप में हुआ। लास्ट का तो फाइनल आंसर लिखा होगा, बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, आ रहा है सबको फिर? पक्की बात? लेंगे ब्रेक? तो अभी ब्रेक लेते हैं 1 घंटे का। कोई बैग लेके नहीं जाएगा यारो, ठीक है? जाना है घर पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खाना पीना खा के 1 घंटे के अंदर यहाँ पे पहुंच जाने का। शार्प 2 बजे लेक्चर चालू होगा, कोई लेट नहीं आएगा, ठीक है? कुछ बोल रहा हूँ ना, रुक जरा, सब्र कर। किस बात की जल्दी है? कहाँ भागे जा रहा है भाई? लेक्चर इज एक्सटेंडेड बाय 2 आवर्स, कोई नहीं जाएगा, प्लीज वेट। ओके, ये रिएक्शन हो गई। अगली रिएक्शन देखो अभी। ये भी सादी सिंपल है, ये ट्राई करो। SO2 प्लस KNO4 वाला डालू क्या? शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे, हाँ सल्फर, हाँ ठीक है। हाँ करो करो बैलेंस। देखो, जब आपके पास ये नंबर नहीं होंगे तब की बात करते। आपने पहले देखा एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। अरे यस और नो? ध्यान दे भाई, मैंने बोला ध्यान दे। इधर चेक किया एलिमेंट कौन सा है? सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और कुछ है क्या? नहीं है। कितने सल्फर है बेटा इधर? 1 और 1 2। रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितने सल्फर है? 1 ही है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने? 2। वहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने? 2। वहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2। मैं बोला यार ऐसे तो नहीं चलेगा, ये 2 चीज़ तो बैलेंस नज़र नहीं आ रही। तो जो वैल्यू कम है उसको बढ़ा सकते, मैंने बोला। तो मैंने क्या कम दिखा? मुझे सल्फर और ऑक्सीजन कम दिखा। मैं बोला यार ऑक्सीजन सर यहाँ पे ना, इधर प्रोडक्ट साइड पे कम है, उसको 2 करना पड़ेगा। बोला ठीक है, अगर ऑक्सीजन 2 करने तो यहाँ पे तो 2 लिख सकते हैं क्या अपन? नहीं, तो पूरे कंपाउंड को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते, बोला ठीक है करते, पहले यही काम करते। SO2 ऐसी रहेगा प्लस H2S ऐसी रहेगा, इट गिव्स S ऐसी रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, कर दिया कर दिया। ये पहले सोचा अपन ने, ये कर दिया। यार ध्यान दे बेटा ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे। ये पहले मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मुझे 2 ऑक्सीजन करने थे। मैं बोला इधर तो 2 नहीं लगा सकते, पूरे को करना पड़ेगा, पूरे को करेंगे, कर दिया। अब गिनती करते वापस एक बार, फिर एक बार लिखेंगे एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। फिर मैंने बोला बताओ भाई, S है, O है और H है। S कितने? यहाँ की गिनती चेंज हुई नहीं, क्योंकि अपन ने यहाँ पे कोई चेंज किया है क्या? नहीं। तो मैं सीधा छाप लूँ यहाँ का, कितना था? 2 2 2। हाँ, यहाँ पे गिनती बदली। क्या बदली? देखो अब S कितने यहाँ पे? 1 है। O कितने हो गए बेटा? 2 हो गए, क्योंकि इसी के लिए अपन ने तो ये मल्टीप्लाई किया, इसी एक कारण से अपन ने ये किया ना चेंज। ए बेटा ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे, लिख मत। ये O 2 करने के लिए तो अपन ने किया है सब तामझाम, तो 2, ठीक है। H भी चेंज हो गया, लेकिन 2 2 जा 4H हो गए। अब गिनती सर और बदल गई। बोला ठीक है बदलने दो, कोई बुरी बात है ना, कोई बुरी बात नहीं है। क्या करते फिर? सर एक काम करो, और जहां पे गिनती कम है उसको बैलेंस करने की कोशिश करो। सल्फर सर मेरे को 1 नजर, इसको 2 कर दे। कर तो दो, फिर देखा जाएगा बात के बाद में। अभी फिलहाल सल्फर को 2 करके देखो सर। मैं बोला ठीक है कर दे बेटा। SO2 रखा प्लस H2S रखा, इट गिव्स 2S कर दिया, प्लस H2O किया, सॉरी 2H2O जो था। अब चेंज कहाँ पे किया आपने? इधर किया। अब चेंज इधर किया, पहले चेंज इधर किया था, ठीक है। अब मैंने बोला क्या हुआ सर? वापस गिनती करके देखो फिर एक बार। E R P, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एलिमेंट कौन से बेटा? मुक्ता 3 एलिमेंट अपने पास, S है, O है और H है।
मैं बोला गिनो वापस एक बार, रिएक्टेंट में कोई चेंज किया है क्या? नहीं किया है, तो अभी भी गिनती वही रिएक्टेंट की गिनती वही रहेगी, गिन लो वही निकलेगा। अरे एस और नो? हाँ, प्रोडक्ट में चेंज किया, एस को मैंने चेंज कर दिया, एस कितना आया अभी प्रोडक्ट में 2 आ गया। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, ऑक्सीजन कितने? 2। लेकिन सर अभी भी कुछ तो अनबैलेंस है, क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सर इस बार प्रोडक्ट में ज़्यादा, रिएक्टेंट में कम है, रिएक्टेंट में बढ़ाना पड़ेगा। हाइड्रोजन कहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा? रिएक्टेंट में हाइड्रोजन बढ़ाना है तो इस हाइड्रोजन को मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो मैं बोला ठीक है सर कर दो, बोला कर दो, कोई बुरी बात नहीं है, कर दो। क्या करो? रिएक्टेंट में SO2, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो अब ये 2 अपन ने चेंज किया है ना, 2H2S, इट गिव्स 2S प्लस 2H2O। अब सर वापस एक बार गिनती करके देखो, फिर एक बार एलिमेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। बोल बेटा क्या क्या अपने पास? S है, O है और H है। बोल S कितने यहाँ पे? 1 और ये 2, मतलब टोटल 3 S हो गए। अब तो बेटा ध्यान दे, इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे अब S कितने हुए? लिखना नहीं, 3 S हुए। प्रोडक्ट में S कितने? लेकिन सर 2 ही है। सर ऑक्सीजन गिनो, O2। सर ऑक्सीजन गिनो, 2O। सर हाइड्रोजन गिनो, 2 2 जा 4। सर हाइड्रोजन गिनो, 2 2 जा 4। सर सब सही दिख रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट में ये नालायक अपने को S जो है ना ये 2 दिख रहा है, इसको 3 करना पड़ेगा। तो सिंपल है ना, 2 हटा के 3 लगा देते। तो अब क्या मैं ऐसा लिखूं? SO2 प्लस 2H2S। चेंज मुझे कहाँ पे करना है? प्रोडक्ट में। किस में? सल्फर में। सल्फर में प्रोडक्ट में चेंज करना है। इसको मैंने क्या करना है? 3S, 2S ना करते हुए 3S करना है, और ये 2H2O। अब सर चेक कर, अब चेंज कहाँ पे हुआ? चेंज यहाँ पे हुआ। अब सर चेक करके देखो फिर एक बार। अरे बेटा अब चेक करके देखो एक बार, क्या बोला? ERP। बोल बेटा क्या क्या है अपने पास? S है, O है, H है। अरे S और नो? सर गिनती करते, S कितने सर? 1 और ये 2, टोटल 3 S है। यहाँ पे S कितने सर? 3 S है। अरे वाह वाह वाह। यहाँ पे O कितने सर? O2 है, और कहीं पे O है क्या? इधर नहीं है। प्रोडक्ट में 2O, यानी कि O2 है। हाइड्रोजन सर, हाइड्रोजन और यहाँ पे सिर्फ 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट में सर, प्रोडक्ट में और कहीं पे नहीं, 2 2 जा 4। देखो सब बैलेंस हो क्या? 3 3 ओके, 2 2 ओके, 4 4 ओके। ये हो गया आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अरे यस और नो? आया समझ? तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, कभी 5 स्टेप करने पड़ेंगे, कभी 4, कभी कुछ। मैं बोल रहा हूँ ना, एक रिएक्शन ऐसी हमने की है जिसमें 80 टाइम्स हमें करना पड़ा। कितने बार? 80 बार करना पड़ा। आज के अपन संडे के लेक्चर में करेंगे। अरे बोलो यस और नो? करोगे बैलेंस? 80 ऑक्सीजन बैलेंस करने पड़े थे, तब जाके रिएक्शन बैलेंस हुई। ऐसी रिएक्शन अपने ही टेक्स्ट बुक में है, पता नहीं है किसी को, ना टीचर ने किसी करवाई होगी, आपको ना कराएगा कभी, अपन करेंगे। मैंने बहुत पहले के एक बैच में कराई थी, आपके साथ भी कराऊंगा, ठीक है? मज़ा आएगा। पहले आप इसमें मास्टरी हासिल कर लो तो वो करने में मजा आएगा, नहीं तो कोई करनी नहीं पाएगा तो मजा आएगा क्या? ये आ गया सबको? चलो इसको छाप लो जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।